प्यारे बच्चों, आज हम जो है प्रत्यावर्ती धारा इस टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है और बहुत सरल भी है। तो इसके बारे में बात करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, एसी या अल्टरनेटिंग करंट, इसको हम कहते हैं। और आप जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं? पहले तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। ऐसी धारा जो समय के साथ आवर्त रूप से दिशा व परिमाण बदलती रहती है, ऐसी धारा जो समय के साथ आवर्त रूप से उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो देखिए, आपके जो घरों में जो बिजली आप उपयोग कर रहे हैं वो धारा जो है एसी है। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है, अब पहले कुछ चीज़ें इससे संबंधित समझते हैं। इस प्रकार से अगर हमने ये बनाया है चिन्ह, इसका माने ये वो स्रोत है जो एसी आपको देगा। और जो इस प्रकार से दिखा रखा है, ये जो है इसका माना है ये किसी कुंडली के घूमने से उत्पन्न हुई है, क्योंकि आपको मैंने इससे पहले ही एसी धारा जनित्र पढ़ा दिया है। तो अगर आप कहीं पर भी इस प्रकार का सिंबल देखें लिखा बना हुआ, तो आप समझ जाइए कि ये जो उपकरण है ये एसी से चलेगा। तो इसका जैसे डीसी को हम बैटरी से ऐसे दिखाते हैं, ये डीसी है, डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा कहते हैं इसको। और ये एसी है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। तो इसका ये सिंबल है। ऐसी धारा जो समय के साथ आवर्त रूप से बदल रही है, यानी कि जिस भी सर्किट में मैं इसको लगा दूंगा, इस बैटरी को, एसी बैटरी को, बैटरी तो नहीं कहते इसको एसी जनित्र कहते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक बल्ब लगाया है, बल्ब एक प्रतिरोध होता है, तो इसमें जो धारा है बच्चों, वो एक बार इधर से इधर को बहेगी ऐसे, और फिर ऐसे, एक बार ऐसे और फिर ऐसे। इस प्रकार की धारा होती है। और ये धारा जो है जब ऐसे ऐसे बहती है, तो आप ये समझिए जैसे 3 एम्पियर की धारा पहले इधर को बह रही है, 3 एम्पियर की धारा ये फिर इधर को बह रही है, ऐसा नहीं होता है। बल्कि धारा का परिमाण भी जो है वो चेंज होता है समय के साथ। तो एसी की परिभाषा में आप ये भी जोड़ सकते हैं, ये दिशा एवं परिमाण जो है वो बदलती है आवर्त रूप से। यानी कि अगर मैं इसको ग्राफ से दिखाऊं इस एसी को, तो आई अगर ये एसी है, ये टाइम के साथ, तो ये मान लें पहले 0 से बढ़ेगी किसी वैल्यू तक, मैक्सिमम वैल्यू तक, और फिर घट के 0 हो जाएगी एक डायरेक्शन। मान लें इधर को से यहाँ को बह रही है, 0 से लेकर बड़ा इसका I0 तक ये मान लिया बड़ी, और उसके बाद I0 से घट के 0 होगी, फिर ये डायरेक्शन चेंज कर देगी और दूसरी डायरेक्शन में ये फिर 0 से I0 तक जाएगी। अब ग्राफ के हिसाब से हम इसको इस प्रकार से इस धारा को हम दिखाते हैं।
और ये एक साइन वक्र है, अगर आपको याद होगा जब हम साइन का वक्र खींचते हैं तो साइन वक्र इस प्रकार का आता है और कोसाइन वक्र ऐसे आता है। ये कॉस वाला वक्र है, ये साइन वक्र है, तो ये दोनों ही AC को दर्शाते हैं। यानी कि आपकी जो AC होगी, जैसे आप दृष्टि धारा में सीधे लिख देते हैं I बराबर 3 एम्पियर, इसमें हम ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो बदलती रहेगी टाइम के साथ। ना केवल वैल्यू बदल रही है बल्कि डायरेक्शन भी बदल रही है। एक बार इधर से इधर को बहती है, फिर इधर से इधर को बहती है, फिर इधर से इधर को बहती है, फिर इधर से इधर को बहती है। और इसकी मैग्नीट्यूड भी 0 से I0, I0 से 0, 0 से दूसरी दिशा में I0, फिर I0 से 0। इस प्रकार से ये AC का मैंने आपको ग्राफ बताया और AC का सिंबल भी मैंने बता दिया और AC की परिभाषा हमने समझ ली है। अब बात आती है कि ऐसी धारा उत्पन्न कैसे होती है, तो इसके बारे में हम पूर्व में ही बात कर चुके हैं। AC जनित्र होता है जिसमें हम इस धारा को उत्पन्न करते हैं। तो आप AC जनित्र वाले टॉपिक को देख लीजिएगा, जो मैंने पिछले वीडियोस भेजे हैं, अगर आप उनको देखना चाहें तो उनको देख लीजिएगा, तो आपको फिर से याद हो जाएगा। जब कोई कुंडली, जब कोई कॉइल अगर चुंबकीय क्षेत्र में घुमाई जाती है तो उसमें इस प्रकार का जो AC है वो पैदा होती है। तब AC को हम निम्न समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। देखिए, जैसे हम ऐसे लिखेंगे I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। अभी मैंने आपको जो ग्राफ खींचा था वो इसी का था, यानी कि किसी टाइम t पर I की वैल्यू तो इस समीकरण से निकलेगी, लेकिन इस समीकरण को मैं देख के बता सकता हूँ। ये जो करंट है, ये जो है अधिकतम इसकी वैल्यू I0 तक जाएगी, ये, और दूसरी डायरेक्शन में भी अधिकतम I0 तक जाएगी। लेकिन किसी समय इसकी वैल्यू क्या होगी, किसी समय I जो है वो t पर डिपेंड करेगा। यानी कि अगर आप इस क्षण जानना चाहते हैं, इस क्षण ये t बराबर 0 है, तो अगर मान लिया आप t को इस समय जानना चाहते हैं तो इस समय I की वैल्यू ये होगी। इसको आप देख रहे हैं कि एक चक्र इसका पूरा हो गया AC का। एक बार इधर को बही, फिर ये दूसरी डायरेक्शन में बही, पहले ऐसे बही, फिर ऐसे बही, यहाँ एक चक्र पूरा हो गया। तो एक चक्र जहाँ पर AC का पूरा हो जाता है तो इतने टाइम को हम उसका आवर्तकाल या टाइम पीरियड कहेंगे। टाइम पीरियड को हम कैपिटल T से दिखाते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम जो है कैपिटल T है, यानी कि यहाँ पर T बराबर कैपिटल T। तो यहाँ पर जो है बच्चों हाफ चक्र होगा। और अगर बीच में मैं यहाँ पर पूछूँ यहाँ पर टाइम क्या होगा, तो T/4 होगा। आप इसको देख के समझ गए हैं। तो इस प्रकार से AC की समीकरण ऐसी भी हो सकती है, और AC की समीकरण ऐसी भी हो सकती है, या I बराबर I0 cos ओमेगा t भी हो सकता है, क्योंकि cos ओमेगा t भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, आवर्त रूप से बदलता है। तो यहाँ पर जो है AC की जो है इस प्रकार से, देखिए ये I है, यहाँ पर I0 और यहाँ पर ये माइनस I0 तक हो रही टाइम के साथ। ये टाइम है हमारा। अब देखिए कॉस वाले में क्या है, शुरू में है t बराबर 0 पर करंट मैक्सिमम वैल्यू पर है I0, क्योंकि कॉस की वैल्यू मैक्सिमम 0 पर होती है। कॉस 0 बराबर 1 होता है। तो ये जो है शुरू में मैक्सिमम है, फिर थोड़ी देर बाद 0 हो गई, फिर दूसरी डायरेक्शन चेंज हुई, तो दूसरी डायरेक्शन में 0 से I0 तक बढ़ी, फिर I0 से फिर 0 हो गई, फिर पहली डायरेक्शन में। तो इस वाले में, कॉस वाले में एक चक्र यहाँ पर पूरा होगा, ये आपका t बराबर ये कैपिटल T है, यानी कि एक चक्र पूरा हो गया। और आधा चक्र बच्चों यहाँ पर होगा, t बराबर T/2
और इस प्रकार से हम इसको यहाँ पर जो है t बराबर 4, t बराबर t/4 इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। फिलहाल मतलब कहने का मतलब यह है कि आप AC को I बराबर 3 एम्पियर नहीं कहेंगे, क्योंकि AC तो लगातार बदल रही है। तो AC को हमेशा इस इक्वेशन से या तो आपकी साइन इक्वेशन होगी या कॉस इक्वेशन होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी ये मैंने इसका सबसे सिंपल रूप आपके सामने लिखा है। थोड़ा सा इसका जो व्यापक रूप है, प्रत्यावर्ती धारा की जो व्यापक समीकरण है उसके बारे में बात करते हैं। इसको आपने नोट कर लिया होगा, प्रत्यावर्ती धारा का सिंबल और प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण है। ये तो स्पेशल केस है। और अब एक विशेष समीकरण की बात करते हैं जो जनरल समीकरण है। इसे व्यापक रूप से AC का समीकरण I बराबर I0 साइन ओमेगा t प्लस माइनस फाइव, या I बराबर I0 साइन ओमेगा t प्लस कॉस प्लस माइनस 5, ये हम इस रूप में, ये जनरल है। अगर ओमेगा टी तक है तो वो एक स्पेशल केस है। प्लस माइनस 5 अगर हमने लिखा है तो इसका माने ये जो है AC का जनरल समीकरण है। इसका माने यह है कि जब हमने करंट को देखना शुरू किया था वो t बराबर 0 समय से हमने शुरू किया था, लेकिन उससे पहले ही करंट बह रही थी सर्किट में। तब इस केस में प्लस माइनस 5 को हम और इसको लिख देते हैं। तो ये जो है AC का समीकरण है। आगे आपको मैं समझाऊंगा किस प्रकार से ये आता है। तो AC के समीकरण को हम इस रूप में व्यक्त करते हैं। और अगर कहीं पे भी आपको दिया जा रहा है कि करंट इस प्रकार से है तो आप समझ जाइए वो करंट AC होगी, यानी कि वो करंट किससे उत्पन्न हुई होगी? AC जनित्र से उत्पन्न हुई होगी। अब जनित्र क्या होता है, मैंने आपको बताया था। उसमें हम दो शक्तिशाली मैग्नेट के बीच में एक कुंडली को ऐसे घुमाते हैं। एक कुंडली को हम ऐसे घुमाते हैं, ऐसे हम घुमाते हैं, तो उससे ये मैग्नेट का नॉर्थ है साउथ है, तो इससे ही उत्पन्न होती है। तो आप इसको जरा ध्यान से समझ लीजिए। अब हम इस समीकरण में आए हर छोटे छोटे बिंदु की बात करते हैं। वो क्या चीज है? बहुत आसान है, आप लगातार इस पर ध्यान बनाए रखिए और तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, हमने इसका सरल रूप लिया। चलिए प्लस 5 और ले लेते हैं। तो इसमें अब जो पद आए हैं, जो टर्म्स आई हैं, जो सिंबल्स आए हैं, उनका मीनिंग समझते हैं। यहाँ पर I0 क्या है? अगर आपको याद होगा तो ये AC की समीकरण ऐसी है जो यहाँ से स्टार्ट नहीं हुई है, यानी कि ये पहले से ही ऑलरेडी कुछ चल चुकी थी। तो यहाँ पर जो है इस टाइप से ये आया होगा। तो ये I है आपका, ये टाइम है, यहाँ पर I0 और यहाँ पर माइनस I0। तो इस केस में बच्चों ये I0 देखिए क्या है? I0 AC की अधिकतम वैल्यू है, क्योंकि AC हर क्षण बदल रही है, कभी कम हो रही कभी ज़्यादा हो रही। तो किसी समय पर I0 इसकी मैक्सिमम वैल्यू, किसी समय नहीं बल्कि I0 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अब होगी कब? वो तो जब ये यहाँ पर टाइम इतनी देर हो जाएगा तभी I मैक्सिमम होगी। तो इसको हम कहेंगे शीर्ष मान AC का शीर्ष मान। और ये जो ओमेगा है इसे कहते हैं कोणीय आवृत्ति। किसकी? AC की आवृत्ति। और जो फाई है इसको कहते हैं प्रारंभिक कला, फेज। और जो ओमेगा टी प्लस 5 है ये संपूर्ण कला है, फुल फेज।
मान लीजिए कि ये मैग्नेट रखे हैं और कुंडली ऐसे रखी है। शुरू में मैग्नेट चुंबकीय क्षेत्र इधर को है और ये दो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मैग्नेट फील्ड इधर को, और कुंडली भी ऐसे रखी है, तो कुंडली का एरिया वेक्टर भी इधर ही को है। तो और इस समय कुंडली अगर घूमना शुरू होती है ओमेगा के कोणीय वेग से, तो ओमेगा के कोणीय वेग से घूमना शुरू होती है, तो इस समय जो तो इससे जो इस प्रकार की अगर स्थिति है, अगर t बराबर 0 पे ऐसे से शुरू होती है, तो ये फाई जो है शून्य होगा, यानी कि इक्वेशन इसकी तब केवल इतनी होगी, साइन ओमेगा टी, क्योंकि शुरू में मैग्नेटिक फील्ड और कुंडली का जो एरिया वेक्टर है दोनों एक ही ओर को है। लेकिन अगर मान लिया हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि हमने कुंडली जब हमने नोटिस किया था तो कुंडली ऑलरेडी इतना घूम चुकी थी, इतना, यानी कि ये पहले ही कुंडली कोई एंगल फाई अगर ये घूम चुकी थी, तो इसका माना अब फाई के बाद की बात हो रही, तो फाई पहले से ही ऑलरेडी उसने चल लिया था। तो जितना एंगल ये कुंडली ने घूम लिया शुरू में t बराबर 0 पर कुंडली ने जितना एंगल घूम लिया, तो वो उस कुंडली का इनिशियल फेज कहलाएगा, फेज एंगल। और एसी कुंडली का तो वो एंगल है, लेकिन एसी के लिए वो फेज कहलाता है। तो प्रारंभिक कला जो हम कह रहे हैं वो इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कुंडली की जो है प्रारंभ में ही कुंडली कुछ एंगल घूम चुकी थी जब हमने टाइम नोट शुरू किया। तो और जिस एंगुलर वेलोसिटी से कुंडली घूम रही है वो एंगुलर वेलोसिटी एसी की कोणीय आवृत्ति कहलाएगी। तो निश्चित रूप से जब कुंडली एक चक्कर पूरा कर लेगी तो एसी भी अपना एक पूरा चक्कर कर लेगी, यानी कि एसी की, अगर मैं एसी की आवृत्ति निकालना चाहूँ, आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति तो हमें पता है, आवृत्ति से हम एन कहते हैं, फ्रीक्वेंसी जिसे हम कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, अगर कोणीय आवृत्ति ओमेगा है तो आप जानते हैं ओमेगा बराबर 2 पाई एन एक सूत्र है हमारे पास। तो इस प्रकार से एन बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई, कोई कुंडली अगर ओमेगा के कोणीय वेग से घूम रही है तो उसकी आवृत्ति एन ओमेगा अपॉन 2 पाई है। तो इस एसी की आवृत्ति भी ओमेगा बटे 2 पाई होगी, क्योंकि ये जो एसी है उसी कुंडली के घूमने से तो उत्पन्न हुई है, इसलिए जो कुंडली की आवृत्ति होगी वही एसी की आवृत्ति होगी। एसी के यहाँ पर हमने इस ओमेगा को कोणीय वेग ना कह के कोणीय आवृत्ति कह दिया। फिलहाल ये है वही वेग, अगर हमें ये ओमेगा पता लग जाए तो हम इस एसी की आवृत्ति निकाल सकते हैं। और इसी प्रकार से आवर्तकाल कैपिटल टी जो है वो इस एन का उल्टा, फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, 1/n होता है। तो ये आ जाएगा टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो यानी कि अगर आपको एसी की समीकरण इस प्रकार से दी है तो आप बता सकते हैं वो एसी अधिकतम उसकी वैल्यू कितनी होगी, आई नॉट अधिकतम वैल्यू होगी। कोणीय आवृत्ति क्या होगी, यहाँ पे जो होगा वो कोणीय आवृत्ति होगी। प्रारंभिक कला, संपूर्ण कला क्या होगी, और आवृत्ति उसकी कैसे निकालेंगे और आवर्तकाल कैसे निकालेंगे। यानी कि आवर्तकाल जो है एसी को एक चक्कर पूरा करने में, यानी कि मैंने कहा था एक बार कुंडली में ऐसे बहेगी धारा, फिर ऐसे बहेगी धारा, तो एक चक्कर पूरा होगा, फिर ऐसे बहेगी, फिर ऐसे बहेगी, इस प्रकार से दूसरा चक्कर पूरा होगा। तो इस प्रकार से हम कुंडली में जो है एसी का आवृत्ति वगैरह निकाल सकते हैं। एक इसका एग्जाम्पल मैं आपको आज बताता हूँ। चलिए क्वेश्चन इस पर करते हैं आज, एसी के बारे में निकालते हैं किसी एसी की। एक एग्जाम्पल है, किसी प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण निम्न है। तो I बराबर 5 साइन 100 पाई टी प्लस π/3 एम्पियर धारा का शीर्ष मान आवृत्ति आवर्तकाल
बताइए, ये हमारा प्रश्न है। अब देखिए इसका आंसर, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है। तो तुलना करने पर AC के प्रत्यावर्ती धारा के व्यापक समीकरण से तुलना करने पर क्या होगा? अब बताइए क्या होगा? शीर्ष मान I नॉट कितना हो जाएगा? I नॉट 5 एम्पियर। खाली 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि धारा एम्पियर में, इसलिए एम्पियर। ओमेगा कितना आया? यहाँ पर होगा ओमेगा टी, तो ओमेगा की जगह आ गया 100 पाई। ओमेगा जो है कोणीय आवृत्ति है, मैंने तो इसकी यूनिट है रेडियन प्रति सेकंड। ओमेगा पता लग जाता है तो आवृत्ति बच्चों निकाल सकते हैं। आवृत्ति n बराबर बताया था मैंने, ओमेगा अपॉन 2 पाई। n आ गया, ओमेगा आ गया 100 पाई अपॉन 2 पाई। अगर हम करेंगे तो आ जाएगा 50, और इसको हर्ट्ज में लिखते हैं 50 हर्ट्ज। ये इसकी आवृत्ति हो गई। आवर्तकाल टाइम का उल्टा होता है, t बराबर 1/n होता है, तो 1/50 यानी कि 0.02 सेकेंड। यानी कि 0.02 सेकेंड में ये अपनी एक चक्कर ऐसे फिर ऐसे एक कंप्लीट साइकिल ये कर लेगी। तो बच्चों इस प्रकार से हम किसी एसी के बारे में बता सकते हैं। इस एसी को देख के आप समझ गए होंगे। इसमें ध्यान देने की जो बात है वो ये है कि ये किससे उत्पन्न होती है। सबसे पहला प्रश्न ये है, तो ये एसी जनरेटर से उत्पन्न होती है ऐसी धारा। ये जो बैटरी है, ये दिष्ट धारा, यानी कि इससे उत्पन्न होने वाली धारा फिक्स परिमाण की रहती है। यानी कि अगर मैं टाइम के साथ धारा का मान, इसका ग्राफ खींचूं तो फिक्स आएगा। अगर मैंने 3 एम्पियर की है तो फिक्स 3 एम्पियर का इसका ग्राफ आएगा। लेकिन अगर हमारा जो एसी स्रोत है, इससे मैं धारा का खींचूंगा तो ये ऐसे करके शून्य से मैक्सिमम फिर दूसरी डायरेक्शन में, ये I नॉट तक मैक्सिमम एक साइड जाएगी, दूसरी साइड पे I नॉट तक मैक्सिमम जाएगी। लेकिन इसकी किसी टाइम वैल्यू जो है वो कुछ भी हो सकती है। इसकी वैल्यू किसी टाइम कुछ भी हो सकती है। ये I नॉट भी हो सकती है, ये कम भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है। ये इस डायरेक्शन में बहने की वजह ये वाली डायरेक्शन में भी बह सकती है। तो इस प्रकार का सीन इसमें हो सकता है, इसीलिए इसका नाम प्रत्यावर्ती धारा है। ये भी धारा, इसके भी बहने से बल्ब जलेगा। लेकिन बल्ब से अगर पूछोगे भाई तेरे से धारा क्या बह रही है इस समय, तो वो हर समय बदलता बताएगा। कभी कहेगा इतने की बह रही, कभी कहेगा कोई धारा नहीं बह रही। अगर बल्ब की सपोज करो कि जुबान आ जाए तो वो हर समय अलग अलग बात कहेगा। क्यों? क्योंकि फिक्स धारा नहीं बह रही। जबकि ये वाली धारा से अगर बैटरी से जोड़ा जाएगा बल्ब को तो उसमें एक फिक्स धारा बहेगी। तो मुझे लगता है आपके समझ में थोड़ी एसी की जो है वो बात समझ में आई होगी। अगले वीडियो में मैं इससे आगे की बात आपसे करूँगा।